विप्र कल्याण बोर्ड बन रहे हैं, कोई नहीं कहता ये जातिवादी मामला है। एक पर्टिकुलर जाति, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड हो तो उसमें सैकड़ों जातियां आ जाती है मान लो, परंतु एक पर्टिकुलर जाति के लिए कल्याण बोर्ड बनाती है सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बनाया और कोई नहीं कहता कि ये जातिवाद है। ओबीसी वाले अपनी कुछ बात करते हैं तो कहते तुम जातिवाद करते हो ओबीसी वालों, फट उन पर जातिवाद का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो जो जाति पर आधारित जो परंपरागत आरक्षण है, परंपरा से चला आ रहा हजारों वर्षों से, उसको तो कोई नहीं कहता बंद कर दो। उनके जो अधिकार हैं वो हैं, उनका मस्जिद पर कब्जा है, मंदिर पर कब्जा है, दुकान पर कब्जा है, व्यापार पर कब्जा है, वो रहेगा। और बाकी वालों के को कहीं मुख्य धारा में पहुंच नहीं जाए, इसलिए कहते हैं आरक्षण बंद करो। संवैधानिक आरक्षण योग्य व्यक्तियों को सेवा के अवसर प्रदान करता है। एक तो परंपरागत आरक्षण, दूसरा संवैधानिक आरक्षण। अब ये जो लोग कहते हैं कि आरक्षण में अयोग्य लोग आ जाते हैं, उनकी कोई योग्यता ही नहीं और डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। अब इनसे पूछो कि परंपरागत आरक्षण में कोई एजुकेशन था क्या? जिसका बाप हो गया बेटा ही पक्का ही वही होगा क्या? अभी ऐसा कोई आरक्षण है क्या? बाप इंजीनियर है तो बेटे को इंजीनियर करो, बाप डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो। ऐसा कोई संवैधानिक आरक्षण में योग्यता कंपलसरी चीज है, जबकि परंपरागत आरक्षण में बाप ब्राह्मण है तो बेटा ब्राह्मण है, वो मंदिर में पूजा करेगा, दूसरा आदमी नहीं कर सकते, दूसरा आदमी शादी ब्याह नहीं कर सकते, वही करवाएगा सब कुछ। परंपरागत आरक्षण में योग्यता का सवाल ही नहीं, बाप है तो बेटा है, पोता भी होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा काम। ऐसा संवैधानिक आरक्षण में नहीं है। संवैधानिक आरक्षण में न्यूनतम योग्यता जरूरी है, उसको योग्यताएं पूरी करनी पड़ती है, वो भी ठोकरें खा करके, मुश्किल से, कभी कभार स्कूल पहुंच करके, कैसे ही करके वो लोग कुछ योग्यताएं हासिल करते हैं। अब ये लोग बार बार, तो मेरा कहना है कि संवैधानिक आरक्षण योग्य व्यक्तियों को सेवा के अवसर प्रदान करता है। कैसे? परंपरागत आरक्षण में सिर्फ जाति के आधार पर अवसर मिलते थे। वैश्य का बेटा वैश्य होता गया हजारों वर्षों तक, क्षत्रिय का बेटा तलवार चलाएगा, चाहे कैसे भी चलाएगा, वही चलाएगा, बाकी वाले तलवार की मूठ पर हाथ नहीं रख सकते। ये अभी भी अगर इस प्रकार की सेना खड़ी कर दें हम कि बाप सैनिक है तो बेटा ही सैनिक होगा, पोता ही सैनिक होगा, तो क्या हाल हो जाए इस देश के। और ये हाल ही हुए हजारों वर्षों तक। इस देश में जो भी आया वो जीता, किसी ने भी आक्रमण किया वो जीत गया। क्यों? सीधा सीधा जातिवाद आरक्षण था। जिसका बाप तलवार चलाता था, तीर चलाता था, भाला चलाता था, उसका बेटा चलाएगा। अब बेटा भले ही कैसा ही हो, मरियल भी हो, उसका पोता भी चलाएगा, वही चलाएंगे, बाकी वाले इन चीजों के हाथ नहीं लगा सकेंगे। तो क्या खाक लड़ाई होगी भी। और हर लड़ाई में हमने घुटने टेके, यहाँ चाहे हूण आए, चाहे मंगोल आए, चाहे सिकंदर आया, चाहे कोई भी आया, जो भी आया वो जीता और हम हार मान के बैठ गए। कारण यही था कि हम परंपरागत आरक्षण में जी रहे थे। संवैधानिक आरक्षण में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सेना में तो यह भी रख दिया कि आरक्षण भी नहीं रखा, सेना में तो यही रखा कि भाई सीधी सीधी भर्तियां होगी सारी। हालांकि अब तो उसमें अग्निवीर, अग्निपथ, पता नहीं क्या क्या करने, कबाड़ा करने जा रहे हैं वो लोग। तो मैं कह रहा था कि संवैधानिक आरक्षण ये दूसरा है। संवैधानिक आरक्षण से योग्य व्यक्तियों को सेवा के अवसर प्रदान होते हैं। प्रतिभाएं योग्य व्यक्तियों को, देखो ये क्यों, संवैधानिक आरक्षण होने के बाद एजुकेशन का मौका मिला सभी को,
और योग्य लोग, अब योग्य लोग कैसे, जैसे जेई मेन, जेई एडवांस के एग्जाम होते हैं, हम देखते हैं उसमें जनरल की कट ऑफ से ओबीसी कट ऑफ काफी नीचे रहती है, शेड्यूल कास्ट की उससे भी नीचे रहती है, काफी बहुत फर्क रहता है इनमें। क्योंकि जनरल में जो बच्चे हैं उनके दादा दादी नाना नानी एमएससी किए हुए हैं, और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके तो माँ बाप भी अभी अंगूठा छाप बैठे हैं। अब एक बच्चा कभी कभार स्कूल जाता हो, घर में कोई जानता ही नहीं है क्या पढ़ रहा है, कि बाहरी किताब पढ़ियो है, 9 किताब पढ़ियो है, इससे ज़्यादा उनको पता ही नहीं आगे कौन कौन से। जब हम पढ़ते थे तो हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, क्या आईआईटी होती है, क्या एनआईटी होती है, कोई कुछ पता नहीं था। कॉलेज नाम सुना था हमने कि कॉलेज होती है, स्कूल के बाद में कॉलेज होती है, इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कितनी ब्रांच है, क्या क्या सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें उन परिवारों के बच्चे जिनके घर में बहुत अच्छा माहौल है, उनके बच्चे अगर 100 में से 80 नंबर लाते हैं, और जिनके घर में सभी अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, वो बच्चा अगर 50 नंबर लाता है तो भी वो उनसे ज़्यादा टैलेंट है। जो योग्यता की बार बार बातें कर रहे हैं ना कि योग्य नहीं है, अयोग्य है, योग्य क्या किसी विशेष जाति में जन्म लेने वाले ही केवल योग्य होंगे? योग्यताएं प्रकृति सभी जाति वर्गों में पैदा करती है। अभी हम आदिवासी जंगलों में घूम रहे हैं, बहुत सारे अछूत अभी स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। अब उनके परिवारों में कितने वैज्ञानिक हो सकते हैं, कितने इंजीनियर हो सकते हैं, उनका अभी पता ही नहीं। वो भी तो बुद्धिमान है। बुद्धि तो ये थोड़ी है कि फिक्स कोई ये गोरे गोरे लोग हैं, बहुत सुंदर लोग हैं, बड़े रईस लोग हैं, इनके घरों में योग्य बच्चे पैदा होते हैं। योग्य बच्चा किसी पहाड़ी में, किसी जंगल पर रहने वाले परिवार में भी कोई आइंस्टीन पैदा हो सकता है, परंतु उसको कोई माहौल नहीं मिल रहा है। तो सारी योग धीरे धीरे आरक्षण होने से सभी को, सभी वर्गों की जो योग्यताएं हैं उनको अवसर मिल रहे हैं। नंबर उनके भले ही कम हो, नंबर कम आने से कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग है। एक बच्चे को स्कूल में लताड़ा जाता है, कोई ढंग का व्यवहार कहीं नहीं करता, बाजार में जाए तो वहां भी फटकार के भगा दिया जाता है, जहां भी जाता है चुप रहे, बोल मत, ये मत। और एक को जहां भी जाए लोग उठा रहे हैं ऊपर, हथेली के छाले की तरह रख रहे हैं। अब इनके दोनों में आगे बढ़ने में बहुत, जिनके बाधाएं खड़ी हो रही है हजार, एक जिनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, इन दोनों में फर्क रहेगा। और इनके जो 10-20 अंक कम ज्यादा है, उनसे अयोग्य और योग्य नहीं कहा जा सकता इन लोगों को। बात तो इसलिए जो लोग पीढ़ियों से धावक है और जिनके हाथ पैर बांधे हुए रखे, उनको एक साथ नहीं दौड़ाया जा सकता, उनको फर्क रखा जाएगा। तो ये जो आरक्षण है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब आजादी के बाद ये तय था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े तबके हैं उनको आरक्षण दिया जाए। देखो, सामाजिक और संविधान सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनकी वकालत करता है, परंतु यहाँ क्या हो गया, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल और अभी ईडब्ल्यूएस अलग आ गया। तो ये चीजें हमारे संविधान में नहीं थी, परंतु इन लोगों ने इन चीजों को शामिल कर दिया। अब अपन ओबीसी अधिकार दिवस है, इस पे बात करेंगे, बाकी वाली बातें बाद में आएगी तो देखेंगे जैसा जैसा होगा। आज ओबीसी अधिकार दिवस है, 7 अगस्त 1990 के दिन ओबीसी
जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी उनको लागू किया गया था। मंडल आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग, भारत में पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी आबादी थी। शुरुआत में आरक्षण केवल उनको दिया गया जो अछूत थे, बहुत ज्यादा मुख्य बस्तियों से अलग रहते थे, लोगों के आसपास नहीं फटक सकते थे, हाशिए पर खड़े थे, अलग बस्तियों में बसे हुए थे उनको, और दूसरा जो पहाड़ों और जंगलों में रहते थे आदिवासी उनको। बाकी जो सेवक लोग थे, जो लोगों की कटिंग करते थे, जो लोगों के लिए पशु चराते थे, पशुपालन करते थे, खेती करते थे, जो सेवा के काम करते थे, उच्च वर्गों की सेवा करने वाले सेवक, वो अन्य पिछड़ा वर्ग है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात उठी पहली बार भारत में कांग्रेस सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसमें 78 में मंडल आयोग, मंडल के नेतृत्व में गठन किया गया और दिसंबर 80 तक मंडल आयोग की सिफारिशें तैयार हो गई। पूरा उसका जो भी उनको करना था वो सारा कर लिया और उसमें सिफारिश ये की गई कि अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी 52% है, इसलिए 52% आरक्षण इनके लिए व्यवस्था की जाए। ये तो बहुत, फिर क्या था, मंडल आयोग किन्होंने लागू किया? मंडल आयोग बिठाया जनता पार्टी की सरकार ने और 52% की उसमें सिफारिश, 52% आरक्षण दिया जाए। इनकी आबादी बहुत बड़ी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 52%। और अभी इनका प्रतिनिधित्व 1% भी नहीं है कहीं पर भी, तो इनको 52% देंगे तब जाकर के, अगर जिसकी जितनी संख्या है उतने उसमें से ऊपर से छांट लिए जाएं तो वो योग्य व्यक्ति है उस वर्ग के, तो वो सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति है। और उस वर्ग के सबसे ज़्यादा योग्य है, इसका मतलब जो टैलेंट उस वर्ग में थी, परिस्थितिवश उनके नंबर कम आ रहे हैं, परंतु वो, क्योंकि ये तो है नहीं कि प्रकृति से टैलेंट ओबीसी में जन्म ले लेता। ओबीसी अगर 52% है तो 52% तेज बुद्धि वाले बच्चे ओबीसी में जन्म लेते हैं निश्चित रूप से। अब उनको वातावरण नहीं मिला और उनके नंबर मान लो 80-90 नहीं आ रहे हो, 50-55 आ रहे हो, 60 आ रहे हो, तो उससे कोई वो ये नहीं है कि वो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, वो उनके बराबर के लोग हैं। तो ये तय हुआ कि 52% सिफारिश लागू हुई। जनसंघ उस सरकार में शामिल था जो सदैव से आरक्षण का विरोधी रहा, जबकि वो हजारों वर्षों से चला आ रहा है परंपरागत आरक्षण, उसका पक्का पक्षधर है। परंतु संवैधानिक आरक्षण है, वो तो पूरे संविधान के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी थी, जनता में से निकल गए एक भारतीय जनता, भारत का नाम जोड़ दिया उसमें। अब ये तो पार्टी भी बड़ी गजब है, वो अलग हो गए। ये जब सिफारिश आई तो सामने, अब 10 साल तक वो सिफारिशें पड़ी रही, 90 में इसको लागू किया गया। मैं उस समय पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह ही था, एक तरह से देखा जाए, लगभग पढ़ भी लिया था, बेरोजगार था उस समय तक, प्रशिक्षित बेरोजगार था। तो जब लागू किया गया तो पूरा बवाल मचा और हम लोग भी इसके खिलाफ खड़े हो गए, ये तो बहुत गलत हो गया। और तो हमें उस समय पता ही नहीं था, हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया खूब। हमने सोचा बहुत गलत हो रहा है, बाद में पता चला कि हम खुद गलत जा रहे हैं। लोगों के भरने से हम बोल रहे हैं, लोगों ने हमें बहकाया है और दूसरों के बहकावों में आके ऐसा कर रहे हैं। तो वो दौर था, आरक्षण लागू हुआ और सभी को मौका मिलने लगा, नौकरियों में अवसर बढ़े,
परंतु आज हालत विशेषकर राजस्थान में बहुत हालत खराब हुई। वैसे भारत में 27% आरक्षण है, राजस्थान वाले 27% की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। 21% की सफाई कर दी युवकों के लिए, लड़कियों का तो अभी भी है, परंतु पुरुषों का आरक्षण ओबीसी का पूरी तरह से राजस्थान में समाप्त कर दिया। ये 2018 अप्रैल 2018 में यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि जो आरक्षण सैनिकों का आरक्षण है 12.5%, वो 12.5% सैनिकों का आरक्षण कर दिया जाए, और उनमें चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के आएंगे वो 12.5% में आ जाएंगे, और उस जाति वर्ग की पोस्टें कम हो जाएगी। जिस जाति वर्ग से वो आएंगे, जैसे विकलांग जिस जाति वर्ग में आता है उस जाति वर्ग की पोस्ट कम हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, विकलांग सभी जाति वर्गों में बराबर पाए जाते हैं। परंतु सैनिकों की और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो मामला हुआ वो बहुत घातक सिद्ध हुआ। उसको मैं ठीक ढंग से आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। बाकी दूसरी कोई बातें देख लाऊं मैं, क्या बात थी। हाँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, देखो उन लोगों ने आरक्षण ले लिया जो आरक्षण को गालियां निकाल रहे थे 60-65 साल से आरक्षण को खराब बता रहे थे। उन्होंने आरक्षण राजी खुशी झेल लिया और जनसंख्या से ज्यादा आरक्षण मिल गया उनको। हालांकि उसमें भी आर्थिक रखा, आर्थिक का मामला आरक्षण में सामाजिक दृष्टि से, समाज में जिसको प्रताड़ित किया जाता है, समाज में जिसको हल्का बोला जाता है, नीचा समझा जाता है, जिसके साथ बुरा सामाजिक सरोकार नहीं होता है, समाज मनुष्य की भांति नहीं समझता बराबर सबके, उनके लिए था। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया और वो हाँ कर ली उन्होंने। जबकि पहले वो क्या कर रहे थे, सामाजिक न्याय मंच बनाया राजस्थान में, विशेष तौर से मैं बताऊंगा आपको, सामाजिक न्याय मंच, और एक हवा पैदा की कि राजस्थान में जो ओबीसी का आरक्षण है वो कुछ एक लोग खा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो बोले कि लोकेंद्र सिंह जी कालवी सामाजिक न्याय मंच के नाम से नागौर में मीटिंग करने आए। तो वो एक स्कूल में प्रिंसिपल का काम कर रहे थे। लोकेंद्र सिंह जी अब नागौर में मीटिंग करें तो नागौर में उनकी मीटिंग में लोग कौन आए, ये समस्या थी। तो जो उनके कोई रिश्तेदार थे, उनकी स्कूल थी, उनके वहाँ गए कि बोले आपकी स्कूल के जो अध्यापक वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, उनको सबको वहाँ ले लेते हैं ताकि मीटिंग हो जाएगी, कुछ खाना पूर्ति हो जाएगी, फिर अखबार वाले अपना आप निकाल देंगे, अखबार वाले तो अपने ही आदमी है सारे। तो उनको जाकर के बुलाया। लोकेंद्र सिंह जी एक होटल में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया। वो मेरे मित्र थे, वो बोले कि मुझे पूछा कि आपकी जाति क्या है। वो ओबीसी की जाति से थे, मैं उसको अलग डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा मेरी ये जाति है। कि बोले आपको पता है आप कोई सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी, आप क्यों ये प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हो, इसका पता है आपको? कि बोले पता है। क्या पता है? ये पता है कि मैं अभी तक कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा पिछड़ रहा हूँ, और मेरी घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं ढंग की पढ़ाई नहीं कर पाया, घर की परिस्थितियाँ ऐसी है, इसलिए थोड़ा पिछड़ रहा हूँ। कि नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं, हमने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। मतलब लोकेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया वो हमने दिया, एक बाड़ा बनाया आपके लिए पूरा, और उस बाड़े में वो बाड़ा सिर्फ आपका ही था। आप लोग
के अलावा उसमें कोई नहीं आ सकता। परंतु उसके बाद में एक बहुत बड़ा ऊंट आकर के बैठ गया उस बाड़े में। मतलब जाटों को, विष्णुइयों को, और जो जिनको आरक्षण बाद में मिला, अन्य पिछड़ा वर्ग में पहले इनको छोड़ दिया गया, उनको बाद में लिया गया। तो बोले वो ऊंट आ गया, और ऊंट आने के बाद में तुम कीड़े मकोड़ों की तरह ऊंट के नीचे दब गए और तुम्हारी हालत हो गई। तो वो मुझे बता रहे थे, यार मुझे ऐसा कहा, जबकि मैं इस बात को मानता नहीं। वो बहुत संजीदा आदमी थे, समझ थी उनकी कि ऐसा नहीं है कि केवल जाट ही ओबीसी में चयन होते हैं। अभी कल जगह जगह धरने पर लोग कह रहे हैं वो तो जाटों का आरक्षण है ओबीसी। तो जैसे किसान आंदोलन था तो बोले जाटों का आंदोलन है, ओबीसी की बात करें तो कहते जाटों का है। तो पूरे जाट सेलेक्ट होते हैं, दूसरे कोई नहीं होते हैं। जबकि मैंने देखा है, मैं काफ़ी वर्षों से सारी सूचियां देखता हूँ, काम पड़ता है। अब जब हमारी उम्र है, बच्चे बच्चियों के रिश्ते करने हैं, तो हम लिस्टों को देखते हैं कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। तो नाम देखते हैं, जैसे दान लिखा हुआ होता है तो हम समझ जाते हैं ये तो चारण है। परंतु जिनके पीछे राम 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 ऐसा कुछ लिखा होता है, हम सोचते हैं कि हो सकता है ये कोई जाट हो। पर बाद में पता चलता है वो तो कोई प्रजापत हो जाता है, कोई नाई हो जाता है, कोई सुतार हो जाता है। ओबीसी मतलब हम जिनका अनुमान लगता है और आखिर हिसाब करते हैं तो ओबीसी के जो कुल सेलेक्ट हुए हैं उसमें 25% से ज़्यादा जाट कभी सेलेक्ट ही नहीं हो रहे, जबकि ओबीसी में 25% जाटों की अकेली आबादी है, ओनली ओबीसी में अगर देखा जाए तो। परंतु हुआ खड़ा कर दिया, कोरे जाट खड़े हो रहे हैं, और हमें तो उन लिस्टों में देखते बाद में पता चलता है कि वो तो दूसरी जाति का निकल गया। हम सोचते हैं इसके बाप के नाम के आगे राम है, खुद के आगे राम है, तो हो सकता है शायद जाट हो गई। जब तक सरनेम, बिना सरनेम वाले सारे के सारे ज़्यादातर गड़बड़ निकल जाते। गड़बड़ का मतलब है दूसरी जाति के निकल जाते हैं, वो रिश्ते के लिए जो एक क्राइटेरिया उसमें नहीं आ रहे थे। तो हमने बहुत सारी सूचियां देखी, बहुत सारे लोग सभी जातियों के सेलेक्ट होते हैं, परंतु मार्केट में हवा फैला दी कि ओबीसी का तो ये मामला है, ये अकेले ही चुने जा रहे हैं। तो अभी पिछले वर्ष 2 साल पहले मेघवालों के खिलाफ अनुसूचित जातियों को भड़काया गया कि मेघवाल अकेले सेलेक्ट हो रहे हैं। देखो ओबीसी में अगर जाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा कोई सेलेक्ट होते हैं तो वो चारण होते हैं, वो शुरू से ही है उनका सिलेक्शन। क्यों? उनमें थोड़ा एजुकेशन ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है उसमें सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं तो शहरी शेड्यूल कास्ट, हरिजन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। शहरी शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, वो होंगे। तो इसमें अब मेघवालों का हवा यूं खड़ा कि मेघवालों की संख्या ज़्यादा है। हाँ, एमएलए मेघवाल ज़्यादा बनते हैं, ये बात सही है। सरपंच भी मेघवाल ज़्यादा बनते हैं, ये अलग बात है। परंतु नौकरियों में मेघवालों को उनकी जनसंख्या से ज़्यादा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। परंतु ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि कोरे मेघवालों की नौकरियां लग रही है, तुम्हारी किसी की नहीं लग रही है। ये जो फैला फैलू के इन लोगों को अलग बांटने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं बात करूंगा ओबीसी के आरक्षण में क्या घपला है। देखो ये घपला 2018 से 4 साल हो गए। 4 साल में कम से कम 20,000 युवा ओबीसी के नौकरियों से वंचित हो गए इस घपले की वजह से। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ओबीसी को। ईडब्ल्यूएस वालों को तो ऐसा आरक्षण दे दिया कि 10% आरक्षण, उनकी कट ऑफ ओबीसी से खूब नीचे जा रही है, मजे मार रहे हैं। ऊंची जाति के लोग हैं, बाप दादा पढ़े लिखे हैं, परदादा पढ़े लिखे हैं, सब पूरा फैमिली का वातावरण पढ़ा लिखा है, वो लोग बहुत कम नंबरों से सेलेक्ट हो रहे हैं। ये अयोग्य लोग आ रहे हैं। अब ईडब्ल्यूएस से, जो ओबीसी से भी कम नंबर में ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट होता है, निश्चित ही वो अयोग्य व्यक्ति है, क्योंकि उसके घर में तो बहुत अच्छा वातावरण है, अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है,
और उसको नंबर चाहिए। ओबीसी वाले को 80 नंबर में सिलेक्शन नहीं हो रहा और वो 60 में सेलेक्ट हो रहा है। ओबीसी में 18 में क्या किया, 18 में ओबीसी में ये किया कि 12.5% आरक्षण है सैनिकों का, 5% है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है पीएच वालों का, और 2% है उत्कृष्ट खिलाड़ियों का। तो भाई उत्कृष्ट खिलाड़ी जिस जाति से आगे उस जाति से सीटें काट दो, ठीक है। वो सैनिक भी जिससे आगे उससे सीटें काट दो, ये बात तो एक तरह से देखा जाए तो व्यावहारिक। परंतु समस्या यहां खड़ी हो गई कि सैनिकों में से 90% सैनिक ओबीसी के हैं केवल। ये सेना में जाते नहीं है, जो स्वर्ण वगैरह है इनमें से केवल राजपूतों के कुछ बच्चे जाते हैं, बाकी इनको सेना वेना से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो इन्होंने अग्निवीर की व्यवस्था कर दी कि यार इनको क्यों पैसे दें, ये तो अग्निवीर खड़े करेंगे तो भी लड़ने को और मरने को आ जाएंगे। तो ये तो देशभक्त हैं, आपको लड़वाना है हिंदू मुस्लिम के नाम से तो लड़ा देंगे, गाय भैंस के नाम से लड़ा देंगे, परंतु इनको देश की सेना में भर्ती होना, वहां पर सीना तान करके गोलियां खाने को तैयार होना, बहादुरी दिखाना, ये इनको नहीं करना है। ये अगर होते, अगर अपनी जनसंख्या के अनुपात में ये सभी जाति के लोग सेना में होते तो ये आरक्षण में इतना घोटाला नहीं होता। फिर घोटाला इस वजह से हुआ कि सैनिकों में 90% अकेले ओबीसी वर्ग के सैनिक हैं, देश की रक्षा का दायित्व ये संभाल रहे हैं, और फिर ये नौकरी के लिए यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। माना कि एक में थोड़ा सा उदाहरण हो, 1000 बच्चे हैं, 1000 पोस्ट है, थोड़ा ध्यान देना, 1000 पोस्ट है, उसमें से ओबीसी को राजस्थान में आरक्षण मिला हुआ 21%। 21% का मतलब 210 ओबीसी के लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। अब 210 में अब क्या होता है, 210 में से 33% महिलाओं का आरक्षण है, तो 70 तो औरतें आएगी, 70 तो युवतियां आएगी ओबीसी की। अब पीछे कितने बचे, 140 ओबीसी के लड़के पुरुष अभ्यर्थी 140 सेलेक्ट होंगे। अब 140 में क्या हुआ कि जो ओबीसी के जो आर्मी के भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% 125 लोग उनमें से लिए जाने, 125 भूतपूर्व सैनिकों को लिए जाने। और अगर उन भूतपूर्व सैनिकों में 125 में से 115 अगर ओबीसी के आगे, तो ओबीसी की 140 में से 115 काट दो, 25 सीटें रहती है। संयोग से कई बार 140 में 125 में से 115 ओबीसी के होते हैं, तो 140 ओबीसी के पुरुष से 70 महिलाएं निकल गई। 140 में से 115 भूतपूर्व सैनिक आ गए, अब ओबीसी वालों को 25 सीटें बची है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों में मामला यही है कि ओबीसी के ज्यादा है। ये तो कोई खेलते कूदते कुछ भी नहीं, न तो लड़ने मरने को तैयार है न खेलते, ये तो षड्यंत्र करते हैं, लड़ाते हैं, मरवाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे फंसा कर छोड़ देते हैं लोगों को। इनका काम देश की रक्षा करना नहीं है, इनका काम खेलने का काम नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों में भी नहीं है। तो 2% उत्कृष्ट खिलाड़ी, 2% का मतलब 20 उत्कृष्ट खिलाड़ी लिए जाने। अगर 20 में से 18 उत्कृष्ट खिलाड़ी ओबीसी के हो गए तो 25 जो बचे थे उनमें से 18 ये चले गए। अब विकलांगों में 5-7 हो गए तो 0 हो गए ओबीसी। और कई भर्तियां ऐसी हो गई जिनमें ओबीसी का 0 पद मिला पुरुषों को। ये कारण है, समझ में नहीं आया। मैं एक बार और समझा दूं, वापस इस वीडियो को सुन लेना कि 1000 की वैकेंसी में 21% ओबीसी के आरक्षण से 210 पद बनते हैं ओबीसी के। 210 में से 1/3 महिलाएं, 70 महिलाएं होगी और 140
पुरुष होंगे। दूसरी तरफ 12.5% जो सैनिकों को आरक्षण है, उसमें 125 सैनिक लिए जाने, भूतपूर्व सैनिक, और उनमें से ज्यादातर लोग अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी के 140 में से वो सारे पद सैनिकों के खाते में चले गए। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों वाले 20 पद है, उनमें भी ज्यादातर ओबीसी के, तो ओबीसी के चले गए। कुछ विकलांग भी तो ओबीसी के हो सकते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी तो हो सकते हैं। यूं करके कई भर्तियों में किसी में 10 पद रहे, किसी में 5 पद रहे, किसी में 0 पद रहे, ये कबाड़ा हो गया। तो राजाराम जी मील, उन्होंने ये मामला काफी लंबे समय से उठा रहे हो। सरकार के पास उन्होंने दबाव बनाने की खूब कोशिश की। वैसे देखा है तो वो अकेले थे, कुछ लोगों को साथ लेके जाते हैं, उनका अपना अलग नेचर है, अलग प्रकृति है, अलग स्वभाव है। वो कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, आज भी कह रहे हैं आंदोलन में कल भी धरने प्रदर्शन देने हैं, तो वो कह रहे हैं लड़कों को मत बर्बाद करना, लड़कों को पढ़ने दो, आप लोग करो जो दूसरे लोग हो। तो वो लड़कों को तो यूं साथ लेके जाते नहीं, और बाकी संख्या कम होती। फिर भी सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि सरकार ने इनको बुलाया, बोर्ड को और इनको सबको बुलाया, जो भी है आयोग को, जो एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनको बुलाया। तो इन्होंने क्या किया कि जो जेई ने इनकी भर्तियां होती है उनके बता दिए। अब जेईन में क्या, भूतपूर्व सैनिक आते नहीं, वो डिग्री कर नहीं पाते वहां पर इतनी, तो उसमें बताया देख लो साहब ओबीसी का, ये देख लो ओबीसी के सेलेक्ट हो गए इतने लोग, इनका जितना आरक्षण है उतने सिलेक्शन हो रहे हैं। ये बता करके सरकार को संतुष्ट कर दिया। और ये नहीं बताया कि भाई वन रक्षक में नहीं हो रहा है, पुलिस में नहीं हो रहा है, पटवारी में नहीं हो रहा है, 0 ओबीसी हो गया है, और जो सवर्ण है उनकी बहुत नीची कट ऑफ जा रही है। ये सारा सरकार को एक तरह से गुमराह करने का काम किया और बात आगे बढ़ी। अभी क्या है, एक युवा है राजेंद्र नाम का, कुछ यादव है, काफ़ी लोगों ने कॉपी किया और अब रीजी और ये शुरू हो गए। और भी अब तो जो अगर हम खड़े हुए तो सारे नेता खड़े होंगे, इवन स्वर्ण जातियों के नेता भी खड़े होंगे, वे ओबीसी को उनका प्रतिनिधित्व मिले, हक मिले, अधिकार मिले उनको भी। अभी तो ओबीसी वाले भी खड़े नहीं हो रहे हैं, डर रहे हैं कि हमारे वो स्वर्णों के वोट टूट जाएंगे। ओबीसी के नेता बहुत नपुंसक है इस मामले में, देखा जाए तो स्वर्णों के वोटों से वो डरते हैं। पता नहीं स्वर्णों को, एक स्वर्ण को कितना वोट मिलता है। तो हम अगर तैयार होंगे कल धरने प्रदर्शन करने, आप लोगों से बहुत अपेक्षा रहेगी कि आप अपने आस पड़ोस में, उपखंड पे, तहसील में, जहाँ कहीं भी धरना हो उसमें आप जरूर जाएं और प्रदर्शन करें और इसको मजबूती प्रदान करें। क्योंकि अब देखो, आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए, एक तो ये सवाल चेंज करो, आरक्षण नहीं, हम प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। अभी भी अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं हो तो एक लोकसभा सदस्य नहीं जीतेगा। हालांकि ये राजनीतिक पार्टियां उनको, जिनको भी जिताती है उन पर अंकुश रखती है। अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे उनको कुछ भी बना दो, मंत्री बन जाएगा तो भी उसको दबाते हैं, हमारी पार्टी ने जिताया तुम्हें, पार्टी ने तुम्हें ये पद दिया है, अब तुम हम जैसा कहते हैं वैसा करो। ये थोड़ा है, परंतु हमारा जब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा लंबे समय तक, क्योंकि अभी राज्यसभा में SC ST OBC का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, 5% भी नहीं है। राज्यसभा पूरी की पूरी स्वर्ण जातियों से भरी है, जो 233 मेंबर है, इसमें 33 मेंबर भी SC ST OBC के नहीं है। यह हालत है राज्यसभा में, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक तरह से उच्च सदन है भारत का, संसद का, उसकी यह हालत है। लोकसभा में ओबीसी को आरक्षण नहीं है, इसलिए ओबीसी का प्रतिनिधित्व उसके जनसंख्या से बहुत कम है। हाँ, अनुसूचित जाति को इनको है, परंतु न्यायालय
न्यायालय में अभी भी मामला गड़बड़ है, अधिकारियों की लॉबिंग में अभी भी बहुत मामला गड़बड़ है, विधान परिषदों में हालत खराब है, शासन सचिवालयों में, सामान्य प्रशासन में, जहां भी जाएं वहां जो राज सत्ता है, देखो सामाजिक सत्ता, सत्ता तो 3 प्रकार की होती है, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता। आर्थिक और सामाजिक में तो वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों जनजातियों के पास कुछ नहीं है, शून्य के बराबर है। परंतु राज सत्ता में भी हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य है, ये सोचने का विषय है। तो काफ़ी बात हो गई, मैं अब आपके कमेंट देख लेता हूँ। भाई अमरा राम जी गुजर, राजू राम जी चौधरी, तेजा राम जी, नारायण राम जी, लेक राम जी, अनंदा राम जी, CR साहब, ये पहले नाम आ गए थे। अर्जी राम जी, उमेश जी, राम निवास जी, आज आरक्षण बोलोगे जी? हाँ ये बात छूट गई थी। अनंदाराम जी ने कहा जाति आधारित जनगणना, देखो बड़ा कितना मजाक किया जा रहा है। जब तुम जाति के आधार पर पार्टियों के टिकट दे रहे हो, सब कुछ जाति के आधार पर कर रहे हो, तो जाति आधारित जनगणना में तुम्हें क्या तकलीफ है? सब इनको तकलीफ है। इनको पता है कि ये आंकड़े जब बाहर आ जाएंगे कि इस जाति की इतनी बड़ी संख्या है और इनका प्रतिनिधित्व कहीं है ही नहीं, आगे इनको कोई आ ही नहीं सकता। स्कूलों में कम, बड़े जो IITs में उनमें भी अभी नहीं है। आपको पता हो तो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का एक आया था अभी 2020 में, उसमें OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं, एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर तो थोड़े बहुत हैं आरक्षण की वजह से, परंतु प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं। ये पूरे भारत का ये मामला है। ये इनको कैसे उप कुलपति कुलपति वहां कौन बनाता हमको? राजेंद्र कुमार जी, गुरुजी ये काम भी किसानों के बेटों का ही है, कहाँ गए किसानों के मसीहा? सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए। देखो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा OBC के साथ है। कल के जो भी राजस्थान में हो रहे हैं उनमें, अग्निपथ वाले मामले में संयुक्त किसान मोर्चा साथ है। अग्निवीर अग्निपथ जो मामला है उसमें उमा शंकर जी सारण कह रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित करती है सरकारें। ये कांसीराम जी का नारा था। कांसीराम जी उस समय खड़े एक पार्टी बनाई थी उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी, जब मैं शिक्षा पूरी कर रहा था, और मैंने सुना कि बहुजन जो बहुत बड़ा वर्ग इस देश का सदैव शासित रहा है, शासन में सत्ता में जिसका कभी हिस्सा नहीं हुआ उसको सत्ता मिलनी चाहिए। तो बहुत ही आंदोलित करने वाली उनकी बात थी, परंतु वो बात पार नहीं पड़ी। आपकी जानकारी में ला दूं कि सर भोपा जाति सामान्य जाति में आती है साहब आज भी, जबकि भोपा लोगों की स्थिति कैसी आपसे छुपी हुई नहीं है। हाँ गोदारा जी सही कह रहे हैं। भोपा की हालत यह है कि वो उसे लोग अछूत मानते हैं, जबकि वो पिछड़ी जाति में ही नहीं है। जाटों ने, विष्णुइयों ने, इन्होंने तो संघर्ष करके पिछड़ी जाति में तो घुसे। भोपा जाति जो है वो सामान्य में, स्वर्ण में आती है, और जबकि उनसे पिछड़ी जाति वाले भी छुआछूत करते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले भी उनसे छुआछूत करते हैं। उनको घर में नहीं आने देते, घर के बाहर बैठे रहते हैं भिखमंगों की तरह, और उनकी ये हालत है। बहुत अजीब मामले हैं। जैसे बागरिया है, वन बागरिया जाती है, ये आती है OBC में,
जबकि ये घर की दहली के पास नहीं आ सकते, बाहर बैठे रहते हैं दूर, अछूतों की तरह इनके साथ व्यवहार करते हैं। सभी जो अछूत कही जाने वाली अनुसूचित जातियां हैं वो भी इनको अछूत मानती है, इतने नीचे माने जा रहे हैं। और आते हैं ओबीसी में, ओड है वो भी कोई ज्यादा उनकी बड़ी वो नहीं है, वो भी ओबीसी में आते हैं। गाड़ियां लुआ रहे हैं, उनसे भी छुआछूत कर रहे हैं लोग, वो भी ओबीसी में आ रहे हैं। तो भोपा वाला मामला तो और भी ज्यादा, मुझे तो पता ही नहीं था, आज बहुत अच्छा बताया अनंदाराम जी गोदारा ने कि भोपा जाति, क्या हमारे यहाँ तो भोपा जाति है नहीं इस इलाके में, तो पता नहीं रहता। वहाँ मकराना साइड में उधर वो भोपा है, कुची पड़ा के भैरू जी के भोपा आते हैं हमारे यहाँ पे, वो तो बेचारे यूं मांग करके रोटी खाते हैं। और जो वो स्वर्ण है तो बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है और वो इतना संघर्ष, वो अभी आरक्षण मांगने की स्थिति में नहीं, उनको पता ही नहीं आरक्षण होता क्या है और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको। रामनिवास जी, मेरा गुरुजी ये भ्रष्टाचार हुआ है नागौर ग्राम पंचायत में, सरपंचों का क्या होगा? भ्रष्टाचार का किसको, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच हो जाएगी। कौन कहता है नागौर में हुआ है? ये मंत्री के बयानों से नहीं होता जी, मंत्री जी सबूत पेश करेंगे तब पता चलेगा। अनूप सिंह जी सियाग, मानाराम जी पोटलिया, प्रेम जी द्यावड़ी नागौर, सरकारी शिक्षक सरकारी स्कूलों में कितनी सही और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत कम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखो सरकारी जितने भी हैं वो जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से नहीं माना था, काम करने का उनका अलग ढंग होता है। सरकारी डॉक्टर हो चाहे सरकारी इंजीनियर हो टीचर हो, उनको ईमानदार माना नहीं जाएगा। और इसीलिए तो समाजवाद की जगह पूंजीवाद आया, क्योंकि समाजवाद में आदमी उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितना पूंजीवाद में करता है। पूंजीवाद में उसकी मेहनत के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं। तो प्रेम जी द्यावड़ी आप सही करें कि सरकारी स्कूलों में मामला थोड़ा अलग है, परंतु एक बात और बता दूं, प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत बड़ा धोखा है। हालांकि वो बहुत कम पैसों में काम कर रहे हैं। वहाँ जो किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट ज़्यादा हो रही है, वो बच्चे आगे बढ़ने में रोज सकुचाएंगे, डरेंगे, झिझकेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान काम नहीं लिया जा रहा है। इन सारी बातों पे अलग से कभी चर्चा करेंगे। खुशवंत जी नानिया बोरुंदा, प्रणाम जी राजीव जी चौधरी, भागीरथ राम जी गिटाला, ओम प्रकाश जी खिलड़ी, गेवर जी बेरट, भंवरा राम जी कीचड़, जोधाराम जी नानिया। अरे माट्रा, आज भी गाय को घसीटने वाल पर पैर लेकर छोड़ दिया। अगर उस आदमी को मैं ट्रैक्टर पीछे बांध कर घसीटता हूँ तो कितने की रसीद कटानी पड़ेगी? अब देखो ये आप सब्जेक्ट अलग है, बिना सब्जेक्ट का सवाल है। और सोयला गांव में कोई मामला हुआ है ऐसा तो वो तो हो जाएगा। कुछ देखो क्या करते हैं पशु क्रूरता वाले उसमें। प्रहलाद सिंह जी राजनीति के लिए लाइव आए हैं क्या? हाँ भाई भेंवर जी बेरट। शिवनारायण जी आपको सुनाई देने लगा या नहीं देने लगा? आपका फिरू बाबा की पूजा की थी? नहीं, मैंने कोई पूजा नहीं की थी, मैंने तो एक नाटक किया था। वो पूजा तो मैं किसी की नहीं करता। हाँ मैं गया जरूर था, एक भैरू बाबा बनाया हुआ उसके पास। सुमेश जी खोजा, प्रहलाद सिंह जी, सर नो मैटर व्हाट पे अटेंशन टू दी अग्निवीर स्कीम, नॉट मोदी, व्हाट मोदी वाज अनाउंस विल बी द प्लान। अब अंग्रेजी मना आवती तो हो सकेगा। राम स्वरूप जी चौधरी, काना राम जी पटीर, सुमेर सिंह जी मील, आरक्षण मुक्त भारत की बात करो। आरक्षण मुक्त होना चाहिए भारत, पर प्रतिनिधित्व जिनको नहीं मिला उनको कैसे दोगे वो देख लेना। अच्छा वह खेल आरक्षण नहीं है, वरना 30 मीटर वाला फेंकने वाला गोल्ड मेडल ले जाता और
87 मीटर फेंकने वाला बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खीवाराम चौधरी प्रणाम। प्रताप जी बेनीवाल झुंझुनू। कॉमरेड रणजीत जी अटीला। जयपाल जी कुड़ीवाड़ी नाना गलत कमेंट कर रहे हैं, अनुरोध है कि गलत कमेंट मत करो, इनको चिढ़ हो रही, करेंगे अपनी मर्जी से लोग। कपिल जी लोम रोड आरक्षण ठीक है लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करना गलत है। छेला जी तांडी कपिल जी लोम रोड ओरिजेंटल घातक है। हाँ, जो वर्टिकल आरक्षण जितना ओबीसी के 21% का 12.5% जो होता है वो उसको दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक पुरुष हैं तो थोड़ी सीटें सबकी वो कम होती रहेगी। एक तरफ SC ST OBC को आरक्षण का भिखारी और बैसाखी पर जीने की गाली देते हैं, दूसरी तरफ मेरिटधारी लोग EWS आरक्षण के चलते 3 नंबर पाकर सरकारी नौकरी। हाँ देखो, सबको भिखारी मानते हैं और खुद 3 नंबर में, ऐसा दोगलापन कैसे चलेगा। वैसे भी ये सुदामा कोटा असंवैधानिक है क्योंकि संविधान के अनुसार आरक्षण कोई गरीबी मिटाऊ योजना नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय का मामला है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए है, परंतु ये समझाएं किसको। तानू जी कालवा कपिल जी लोम रोड 18 में OBC को घर बिठा दिया। बीरमाराम जी सियाग, रावणा बुद्ध सिंह जी जैसोल, चौधरी नानूराम जी, सुनील जाट, सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम है की वजह से 200 फैमिलीज, हाँ कुछ ये फैमिली है, घराने, न्यायिक घराने बोलते हैं। देखो बड़ा गजब खेल है, वो न्यायिक घरानों के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते जा रहे हैं। रावणा बुद्ध सिंह, हर श्रेणी में अपना हक मिलना चाहिए। सहदेव जी ताडा कपिल जी लोग, कुछ दिनों बाद OBC नाम की चिड़िया उड़ जाएगी, क्या करें गुरुजी, करें क्या। ये तो OBC का जो राजस्थान वाला है वो तो करना ही पड़ेगा, जल्दी हमें थोड़ा संघर्ष तो करना ही है, बाकी हो जाएगा, होना ही होगा। दबाव बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर हमको। ठीक है, थैंक यू। काफ़ी लंबी बात हो गई, पता नहीं क्या क्या कहा मैंने, आज तैयारी थी नहीं, यूं ही इधर उधर पन्ने निकाल रहा था, मूड ही नहीं बनता अभी कुछ था। कल वो ज़रूरी था इसलिए मैंने कहा थोड़ी बातचीत हो जाए, ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। सभी से निवेदन है कि अपने आस पड़ोस में जहाँ भी कल का धरना प्रदर्शन हो उसमें भाग लें। गहलोत सरकार को अपनी ताकत बताएं कि हमारी ये मांग है, हमारा प्रतिनिधित्व है, हमें मिलना चाहिए, उचित हक हमें मिले, हमारा अधिकार मिले। थैंक यू।